अचानक खड़े होने पर चक्कर क्यों आते हैं, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। रशिया ने बना ली है कैंसर की वैक्सीन। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे ये कैसे काम करती है और ये अब तक बनी सारी वैक्सीन से कैसे अलग है। बिना मसल लॉस के वजन कैसे घटाएं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप अचानक से खड़े हुए और आपका सिर चकरा गया। चक्कर आने के साथ साथ आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन कुछ ही माइक्रो सेकंड में ये ठीक भी हो गया। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर गिरता है, ड्रॉप करता है। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर ड्रॉप क्यों होता है, किन लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है, लगातार ऐसा होता रहे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं और इसका इलाज क्या है, सुनिए। ये अनुभव मुझे लगता है हर आदमी को कभी ना कभी हुआ होगा कि जैसे ही वो सोने के बाद उठता है तो हल्का सा चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा आना ऐसा हो सकता है। क्यों होता है ये? तो जैसे ही हम उठते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एंड इनर्शिया जो हमारा ब्लड होता है वो नीचे की तरफ खींचता है, उसकी वजह से बीपी कम हो सकता है। इस बीपी के कम होने पे हमारी आर्टरीज के अंदर, स्पेशली गले की आर्टरीज के अंदर कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर के सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही इन प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स को पता लगता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ये तुरंत ही आपकी हार्ट रेट को बढ़ाते हैं और आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करके, सिकोड़ के आपके ब्लड प्रेशर को वापस से उसी लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो ब्लड प्रेशर आपका कम हुआ था ये बहुत थोड़ी ही देर के लिए कम होता है और अधिकतर लोगों में खड़े होने पे चक्कर आना या आंखों के सामने अंधेरा आना ऐसा अनुभव नहीं होता है। लेकिन कई परिस्थितियों में, कई कंडीशंस में अगर ये जो रिफ्लेक्स है ये स्लो हो जाता है तो आपको ये एहसास हो सकता है जैसे कि चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना। ये अधिकतर तकलीफ बुजुर्ग लोगों में होती है जहां पर ये रिफ्लेक्स स्लो हो गया है। इसके अलावा कई दवाइयों के कारण, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के कारण भी आदमी को जब वो खड़ा होता है तो उसे ये एहसास हो सकता है। शुगर के कारण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी के कारण भी आपको ये एहसास हो सकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं में, और जो सबसे जरूरी, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि डिहाइड्रेशन, किसी कारण से अगर आपके शरीर में पानी की और नमक की कमी हो गई है तो भी ये तकलीफ आपको हो सकती है। आप जैसे ही खड़े होंगे आपको लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। जैसे ही आप उठेंगे आपको चक्कर आएगा, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, आप गिर सकते हैं, गिरने के कारण चोट लग सकती है। साथ ही साथ अगर बार बार ये होता है तो दिमाग में भी जो ब्लड का परफ्यूजन, जो ब्लड का फ्लो होता है, उसके कम होने के कारण भी आगे चल के कई तकलीफें आपको हो सकती हैं। इलाज में आपको, जैसा मैंने बताया था, जो मुख्य कारण है या कई लोगों में जो कॉमनली देखा जाता है डिहाइड्रेशन, तो उसके लिए अपना पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। नमक की कमी ना होने दें, अगर लगता है तो नमक का अधिक सेवन करें अपने डॉक्टर से बात करके। इसके अलावा जो बीमारी है, जैसे कि अगर आपको शुगर है तो उसे कंट्रोल करें ताकि ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी ना हो, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जो गिर के वापस इंप्रूव करना चाहिए वो रिफ्लेक्स आपका मेंटेन रहे। साथ ही साथ कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं, आप पैरों में वो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहन के रखें जिनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं। इन सब उपचारों के अलावा कुछ दवाइयां भी आती हैं जिन्हें हमें देना पड़ता है अगर किसी मरीज को ये सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं। उनमें से कुछ दवाइयां हैं जैसे कि मिडोड्रीन, फ्लुड्रीकॉर्टिसोन। तो ये सब दवाइयां देके भी हम लोग इस तरह की तकलीफ से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे जरूरी तो ये समझना है कि अगर उठने पे आपको चक्कर आ रहे हैं या आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और आगे उसके लिए क्या उपचार करना है, उसके क्या कारण है, उसके लिए अपना इलाज करवाएं। चलिए, आपको ये तो समझ में आ गया कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि आप इसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर से मिलें ताकि ब्लड प्रेशर ड्रॉप होने का कारण पता चल सके और उसके हिसाब से आपको इलाज मिले। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। रशिया के वैज्ञानिकों ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर ली है।
कई सालों की रिसर्च और प्री क्लिनिकल स्टडीज़ को पूरा करने के बाद अब यह वैक्सीन मरीजों पर इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस कैंसर वैक्सीन का नाम है एंटेरोमिक्स। ये सारी जानकारी रशिया की न्यूज़ एजेंसी तास के हवाले से है। तास के मुताबिक कैंसर वैक्सीन तैयार होने की जानकारी 10वीं ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी यानी FMBA की मुखिया वेरोनिका स्क्वाटसोवा ने दी। ये फोरम 3 से 6 सितंबर तक रशिया के शहर व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुआ था। FMBA की मुखिया स्क्वाटसोवा ने कहा, वैक्सीन इस्तेमाल के लिए तैयार है, हम बस ऑफिशियल अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है। HPV वैक्सीन महिलाओं को सर्विकल कैंसर से बचाने में मदद करती है। वहीं हेपेटाइटिस B की वैक्सीन लिवर कैंसर का रिस्क घटाती है। तो फिर रशिया की ये वैक्सीन इतनी खास क्यों है? इसकी कई वजह हैं। पहली, ये कैंसर से बचाने में नहीं बल्कि उसके इलाज में मदद करती है, यानी पहले व्यक्ति को कैंसर होगा उसके बाद ही एंटेरोमिक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी, ये पर्सनलाइज्ड वैक्सीन है, यानी इसे मरीज के ट्यूमर के हिसाब से तैयार किया जाता है। तीसरी, ये mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कोविड-19 वैक्सीन बनी थी। mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये शरीर के सेल्स को बताता है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है। mRNA वैक्सीन में सेल्स को मैसेज भेजा जाता है कि वो वायरस का एक खास प्रोटीन बनाएं। इससे शरीर की इम्यूनिटी उस प्रोटीन को पहचानती है और एंटीबॉडी बनाती है ताकि असली वायरस आने पर शरीर तैयार रहे। चौथी वजह, ये वैक्सीन कई सालों की रिसर्च के बाद तैयार हुई है। आखिरी 3 साल प्री क्लिनिकल ट्रायल हुए। इनसे पता चला कि वैक्सीन पूरी तरह सेफ और बहुत असरदार है। कुछ केसेस में ट्यूमर 60 से 80% तक सिकुड़ गया या उनका बढ़ना बहुत धीमा हो गया। ट्रायल में 48 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। ये ट्रायल रशिया के नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजिकल सेंटर और इंगेल हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से किए गए। ट्रायल के बहुत अच्छे नतीजे सामने आए। सारे वॉलंटियर्स का सर्वाइवल रेट बढ़ गया, यानी उनकी जिंदगी बचने की संभावना बढ़ गई। एंटेरोमिक्स वैक्सीन का पहला फोकस कोलोरेक्टल कैंसर है, यानी बड़ी आंत का कैंसर। कुछ दूसरे कैंसर की वैक्सीन तैयार करने पे भी काम चल रहा है, जैसे ग्लियोब्लास्टोमा और ऑक्यूलर मेलानोमा वगैरह। ग्लियोब्लास्टोमा तेजी से बढ़ने वाला दिमाग का कैंसर है, वहीं ऑक्यूलर मेलानोमा आंख पर असर डालता है। हमने दिल्ली के CK बिरला हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर मनदीप सिंह मल्होत्रा से पूछा कि रशिया की कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स काम कैसे करती है और इससे कैंसर का इलाज कितना आसान होने वाला है। डॉक्टर मनदीप बताते हैं कि रशिया में कैंसर वैक्सीन पर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। यह हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड यानी अलग अलग बनाई जाती है। ये कोई जनरल वैक्सीन नहीं है। हर मरीज का एंटीजन प्रेजेंटेशन अलग होता है। एंटीजन प्रेजेंटेशन का मतलब है कैंसर सेल्स के सतह पर मौजूद खास प्रोटीन जिन्हें देखकर इम्यून सिस्टम उन्हें पहचानता है। रशिया की कैंसर वैक्सीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल करती है। इसमें पहले मरीज का सैंपल लिया जाता है, फिर AI ये तय करता है कि उस मरीज के एंटीजन कैसे हैं। इसके बाद उन्हीं एंटीजन का mRNA तैयार किया जाता है और उसे शरीर में डाल दिया जाता है। ये mRNA शरीर के अंदर जाकर उन एंटीजन को बड़ी मात्रा में बनाने लगता है। फिर जहाँ जहाँ ऐसे खराब एंटीजन मिलते हैं, इम्यून सिस्टम उन्हें ख़त्म करने लगता है। इस वजह से ये वैक्सीन मरीज के शरीर को खुद ही कैंसर के सेल से लड़ने के लिए तैयार कर देती है। हर मरीज के हिसाब से वैक्सीन तैयार करना भी आसान है। पहले सैंपल लिया, फिर AI से उसका एनालिसिस किया, इसके बाद mRNA बनाया और शरीर में डाल दिया। ये टेक्निक एडवांस होने के साथ ही मरीज के लिए बहुत आसान है। अभी तक कैंसर की जितनी भी वैक्सीन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, यानी शुरुआती इलाज के तौर पर नहीं दी जाती। ये ज़्यादातर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। जैसे किसी मरीज को पहले स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी वगैरह। अगर फिर भी मरीज का कैंसर लौट आया तब कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मरीज को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट देने के साथ भी कैंसर वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर इम्यूनोथेरेपी के साथ। इससे इम्यूनोथेरेपी का जो रिजल्ट है वो और भी बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर वैक्सीन को कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के साथ दिया जाए तब अक्सर वैक्सीन उतनी असरदार नहीं रहती। असल में कीमोथेरेपी या रेडिएशन से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, T सेल्स की संख्या घट जाती है, जबकि कैंसर वैक्सीन का काम ही इन्हीं T सेल्स को एक्टिवेट करके कैंसर सेल से लड़ाना है। अगर T सेल्स ही कम हैं तो वैक्सीन उतनी असरदार नहीं होगी। इसलिए वैक्सीन का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैंसर रिकरेंस में होता है, यानी जब कैंसर दोबारा लौट आए। भारत और रशिया के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए ये भी उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी भारत में भी आ सकती है और यहाँ के मरीजों को इसका फ़ायदा मिल सकता है। उम्मीद ये भी की जा रही है कि ये वैक्सीन बहुत महंगी नहीं होगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप।
फैट लॉस करना था, लेकिन फैट के साथ साथ मसल लॉस भी हो गया, यानी चर्बी घटानी थी लेकिन वेट लॉस करते करते मसल्स भी कमजोर हो गई। ये बहुत ही आम समस्या है। आपके आसपास भी ऐसा कोई ना कोई होगा जिसने वजन घटाने के चक्कर में बेतरतीब तरीके से डाइटिंग की होगी। नतीजा फैट और वेट लॉस तो हुआ ही, साथ साथ मसल लॉस भी हो गया। मांसपेशियां कमजोर हो गई और हड्डियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं। इस तरह का वेट लॉस हेल्दी नहीं होता। वेट लॉस वही सही है जिसमें फैट घटे, मसल्स नहीं। आपका शरीर कमजोर या ढीला ना दिखे, फिट दिखें आप, साथ ही आपका स्टैमिना और ताकत भी बनी रहे। अब फैट लॉस तो हो पर मसल लॉस ना हो, इसके लिए क्या करें, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी कहती हैं कि कुछ लोग वजन घटाने के चक्कर में बहुत कम खाने लगते हैं। इससे शरीर को जरूरत भर कैलोरीज और प्रोटीन नहीं मिलता। ऐसे में शरीर एनर्जी के लिए मसल्स को तोड़ने लगता है, ताकत के लिए। डाइट में प्रोटीन की कमी से मसल्स रिपेयर नहीं हो पाते, उनका विकास भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए आपके खाने में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए, जैसे अंडे, चिकन, फिश, दालें, चना, पनीर, टोफू और ग्रीक योगर्ट वगैरह। डाइट में हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी होने चाहिए। कई लोगों को लगता है कि कार्ब्स और फैट खाएंगे तो वजन कम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके खाने में ओट्स, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, साबुत दालें और मोटा अनाज होना चाहिए। बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स भी होने चाहिए। दिन भर में 4-5 छोटे छोटे मील्स लें ताकि शरीर को लगातार एनर्जी मिलती रहे और मसल्स ना टूटें। कैलोरी डेफिसिट भी समझदारी से करें। कैलोरी डेफिसिट यानी कैलोरी कम लेना और बर्न ज़्यादा करना। वज़न घटाने के लिए 500 से 700 कैलोरीज तक का डेफिसिट रखें। हालांकि ये संख्या हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, इसलिए पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। अगर आप वज़न घटाने के लिए जिम जा रहे हैं और वहाँ सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, तो फैट के साथ साथ मसल लॉस भी हो सकता है। इसलिए हर तरीके की एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप अपने ट्रेनर को अपना फिटनेस गोल बताइए, वो उस हिसाब से आपके लिए सही एक्सरसाइज चुनेंगे। हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग करें। स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, पुशअप, बेंच प्रेस और पुल अप जैसी कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें। कंपाउंड एक्सरसाइजेस यानी वो एक्सरसाइजेस जिसमें कई सारी मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं। इससे ताकत बढ़ती है, मसल्स जल्दी बनती हैं और फैट लॉस भी तेज़ होता है। कार्डियो लिमिटेड रखें, ज़्यादा कार्डियो करने से मसल लॉस हो सकता है। हफ्ते में 2-3 दिन 20 से 30 मिनट का कार्डियो ठीक है। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, अच्छी नींद भी ज़रूरी है। जब शरीर को 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद नहीं मिलती तब हॉर्मोन्स का लेवल गड़बड़ा जाता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। इससे भी मसल लॉस होने लगता है। इसलिए अच्छे से सोएं, गहरी नींद लें, साथ ही खूब पानी पिएं ताकि मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। मेटाबॉलिज्म एक्टिव होने से वेट लॉस आसान हो जाता है। स्ट्रेस मैनेज करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा स्ट्रेस होने पर शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो मसल्स को तोड़ता है और उन्हें कमज़ोर बना देता है। आज सेहत पर ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।